स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो 21 फरवरी को जो आपका विज्ञान साइंस का बोर्ड परीक्षा होगा, ठीक है, उसके लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो 22 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो पर अंत तक बन रहिएगा। जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर दोस्तों जितना सारे विद्यार्थी पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का दोस्तों 1 से लेकर 30 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। इंडिया स्क्रीन पर वीडियो होगा, वहां से क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग 22 सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, कहता निम्न में से किन्हीं 6 प्रश्नों का जवाब दे, उत्तर दे, ठीक है। टोटल कितना पूछेगा सर जी? 8 को पूछेगा। जब आपके को देना है 6 को, ये आपका 2 नंबर का रहता है, ठीक है। तो ये आपका 12 नंबर टोटल रहता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों 31 नंबर कहता है ओम के नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए और 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, ठीक है। इसमें 2 को प्रश्न पूछा है। ओम के नियम के आधार पर विभवांतर, ठीक है, और विद्युत धारा, ये दोनों में संबंध क्या है और 1 एम्पियर किसको कहते हैं उसके बारे में लिखना है। इंजीनियर बनेंगे? हाँ सर बनेंगे, तो पढ़िए ना साइंस बढ़िया से, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ओम के नियम के अनुसार चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रभावित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। जो भी विभवांतर होता है, ठीक है, वो किसका समानुपाती होता है? आई की, यानी कि आपका किसको कहते हैं? आई किसको? विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग समानुपाती का सिंबल हटाते हैं, साइन हटाते हैं, तो हम लोग लिखते हैं V = IR, ठीक है। यानी कि यहाँ पर V = IR हो गया। जब किसी चालक में, ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, पूछा क्या पूछा? 1 एम्पियर को परिभाषित करें। तो जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश जो है विद्युत धारा प्रभाव किया जाता है तो उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों कोई भी एक सेकेंड में 1 कूलम आवेश को प्रभावित करेगा तो उसको 1 एम्पियर विद्युत धारा कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर कहता है दोस्तों किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन का जो उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई सा भी चालक है, ठीक है, उसके लंबाई पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है? उसके लंबाई है जो है प्रतिरोध का, उसके लंबाई पर क्या उसको प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलिए तो किसी चालक की लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अगर मान के चलिए इतना छोटा तार था, ठीक है, अब आपको इतना ये अब मान के चलिए दूसरा तार इतना बड़ा है, तो इसका जो प्रतिरोध है क्या बढ़ेगा? इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। छोटा है तो छोटा रहेगा, बड़ा है तो बढ़ जाएगा, ठीक है। जबकि लंबाई करने पर, ठीक है, लंबाई कम करने पर प्रतिरोध घट जाएगा, ठीक है। यानी कि इतना बड़ा तार था उसको छोटा कर दीजिएगा तो आपका प्रतिरोध जो है घट जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध को हम लोग R से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। किसी चालक की प्रतिरोधता उसके लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। चलिए 33 नंबर दोस्तों कहता है अमलगम किसे कहते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन से देखिए अमलगम क्या होता है। मान के चलिए कोई धातु है, ठीक है, उसमें दोस्तों आप पारा को, ठीक है, पारा को उसमें मिक्स कर रहे हैं, मिला रहे हैं, ठीक है। एक आपका पारा हो या कोई धातु है, तो ये दोनों का मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। वही यहाँ पर लिखे हैं, ऐसा मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारा होता है उसे अमलगम कहते हैं, ठीक है। चलिए 34 नंबर दोस्तों कहता है जीवों में पाए जाने वाले, जी हाँ, जीवों में पाए जाने वाले विभिन्नता का क्या लाभ है। तो जैव विविधता दोस्तों परितंत्र को स्थिरता प्रदान कर पारिस्थितिक संतुलन को बरकरार रखती है। पौधे तथा जंतु एक दूसरे से खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल द्वारा जुड़े हुए हैं। जैसे दोस्तों आपको पता है कि हरा हरा पौधा को जैसे बकरी उकरी खाती है, भैंस, ठीक है, गाय हुए, वहीं पर एक खतरनाक जीव है जैसे कि बाघ से, तो वो बकरी उकरी को खाता है। तो इस प्रकार से प्रकृति में ये विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखा गया है श्रृंखला तथा खाद्य जाल द्वारा जुड़े होते हैं। एक प्रजाति की विलुप्ति दूसरे के जीवन को प्रभावित करता है, ठीक है। यानी कि मान के चलिए कोई विलुप्त हो जाता है, उसका बाद ही खत्म होता है, तो अब दूसरा पर वो जोर डालेगा, अब उसको खत्म करने का उसको प्रयास करेगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर दोस्तों कहता है विद्युत धारा का SI मात्रक लिखिए। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए विद्युत धारा क्या होता है, इसका SI मात्रक लिखना है, ठीक है। तो विद्युत धारा दोस्तों इसका SI मात्रक सभी को पता है एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है सर जी? एम्पियर होता है। और क्या पूछा, किसी विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो वो आपको यहाँ पर देखिए विद्युत धारा मापने के लिए, ठीक है, अमीटर का प्रयोग करते हैं। अमीटर का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? विद्युत धारा मापने के लिए, ठीक है। साफ साफ यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 36 प्रतिरोध की SI मात्रक। वो था विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो अमीटर होता है। अब दोस्तों प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? और किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, हाँ या नहीं में जवाब देना है, ठीक है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक कौन यहाँ पर लिखा है, इसको काट दीजिएगा और कहिएगा सर ओम होता है। क्या होता है? ओम, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा
ओम होता है, ठीक है। इसका सिंबल हो गया, इस सिंबल भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, चाहे इस प्रकार से ओम लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओम होता है, लिखिएगा हाँ किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे दोस्तों 37 नंबर कहता है दो ऐसे धातु का नाम बताएं जिससे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ऐसे दो तीन गो धातु है, लेकिन दो गो का पूछा तो दो गो धातु का नाम लिखेंगे, सोडियम पोटासियम, ठीक है। ऐसे जो आपका दो गो धातु है जिसे हम लोग जो है चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। चलिए 38 नंबर दोस्तों प्रश्न कहता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, CH3 COCH3, ठीक है। इसमें दोस्तों C2H4 में कौन सा पर्यात्मक समूह उपस्थित है। तो देखिए C2H4 ये दो है तो इसका दुगना है, यानी कि जो कार्बन दुगना क्या है, हाइड्रोजन है, तब जब दुगना है तो इसको हम लोग एल्किन पर्यात्मक समूह कहते हैं। टेंशन मत लीजिए दोस्तों, सारा चीज पर वीडियो आएगा, आप दिक्कत मत लीजिए। अभी तक हम लोग जितना एग्जाम देते आ रहे हैं एकदम मस्त से बीता है, आगे भी बीतेगा, टेंशन मत लीजिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आगे का नोटिफिकेशन का वीडियो पाने के लिए अगर एग्जाम में तहलका मचाना चाहते हैं, ठीक है। और दोस्तों जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनका भी जो है भला हो जाए और आपका भी भला हो जाए। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्न का जवाब दे। ये 3 गुना 6 18 नंबर का होगा, टोटल इसमें भी 8 को पूछेगा, 6 का जवाब देना है। 3 नंबर का प्रश्न है तो टोटली 18 को, ये तो पूछने वाली सवाल है सर। हाँ सर। चलिए 39 नंबर कहता है जीवाश्म क्या है। जीवाश्म नाम से ही पता चलता है, जीवाश्म जिसमें आग लगे, ठीक है, आग लगे 16 भर के, तो लाखों अथवा हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीवों में परिचित कठोर अवशिष्ट चट्टानों पर पैरों के निशान, मिट्टी में बने मृत जीवों के सांचे आदि को जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिखिएगा लाखों करोड़ों वर्ष पहले। देखिए जीवाश्म जो ऐसा चीज है दोस्तों, अगर ये समाप्त होता है तो इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है, ठीक है। तो इसके लिए कहा गया है कि जो है कम से कम जीवाश्म का उपयोग करें, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे बैटरी वाला सब चीज चल रहा है, बैटरी वाला, ठीक है, क्या चल रहा है, स्कूटी चल रहा है, ठीक है, और आगे आगे टोटो वोटो चल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पर बचाया जा रहा है संसाधन को, ठीक है, ताकि आने वाला भविष्य भी इसका लाभ उठा सके। चलिए 40 वंशानुगत लक्षण से क्या समझते। देखिए वंशानुगत, वंशा मतलब आप लोग समझते वंश। अब वंश माने दोस्तों होता है ऐसा लक्षण जो आपके दादा परदादा से वो चलते आ रहा है और आपके में भी वो लक्षण हो, कुछ ना कुछ लक्षण हो, ठीक है। जैसे कि लिखे माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में हस्तांतरण होने वाले लक्षण को वंशानुगत लक्षण कहते हैं। यह डीएनए पर, किस पर, डीएनए पर निर्भर करती है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है, ठीक है। ये डीएनए पर निर्भर करती है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और आप समझिए वंशानुगत क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 41 नंबर, एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दे। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण देना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो पादप कीट, मैदा, सर्फ, चिल, ठीक है। पादप कीट हो गया, मैडक हो गया, सर्फ हो गया, चिल हो गया, ठीक है। जो पक्षी इसमें पादप उत्पादक है, जबकि प्रथम उपभोक्ता चिल अंतिम उपभोक्ता है। देखिए यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार जो क्वेश्चंस लिखे हैं इसका मेन मतलब है कि देखिए खाद्य श्रृंखला क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर पादप कीट हो गया, ठीक है, पादप कीट, इसको दोस्तों कौन खाएगा तो मेढक खाएगा, ठीक है, मेढक खा लिया। मेढक को कौन खाएगा तो मेढक को सांप खा लिया, ठीक है, जैसे लिखे उसी एग्जाम में लिखेगा। अब सांप को कौन खाएगा तो सांप को चील खाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो खाद्य श्रृंखला चलते रहता है, तो इसमें जो पहला उत्पादक कौन है तो पहला आपका पादप कीट है, ठीक है, जो कि कीड़ा मकोड़ा जो कि पेड़ पौधा को खाता है, ठीक है। अब जो कीड़ा मकोड़ा पेड़ पौधा खाए तो कीड़ा मकोड़ा को कौन खाएगा, मेढक, मेढक यानी बैंग। अब बैंग को सांप खाएगा, सांप को चील खाएगा, तो चील अंतिम उत्पादक हो गया, ठीक है, उपभोक्ता हो गया। इस प्रकार से इसका आंसर को लिखना है। आगे दोस्तों 42 नंबर का संवृत्ति अंग किसे कहते हैं, ठीक है। संवृत्ति तो ऐसे अंग जो संरचना में तो अलग अलग होते हैं पर उनका कार्य एक ही होता है, उन्हें संवृत्ति अंग कहते हैं। जैसे पंखी के पंख, ठीक है, पक्षी के पंख और कीट के पंख। जैसे दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल, बेहतरीन सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पक्षी का जो पंख है, ठीक है, मान के चलिए जो पक्षी बनाते हैं आंख मूंद के, ठीक है, यहाँ पर कैसे पक्षी बनाए, ये मान के चलिए पक्षी है, ठीक है। तो ये पक्षी का जो पंख है, आप जो कीट उड़ाते होंगे, ठीक है, पतंग उड़ाते होंगे, ठीक है, इस मान के चलिए आपका पतंग है, तो पतंग का जो पंख है ये दोनों का संरचना अलग है, बनावट अलग है, लेकिन दोनों का काम है आसमान में उड़ना। ये भी आसमान में उड़ती है और ये भी आसमान में उड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका मतलब होता है संवृत्ति अंग, ठीक है। देखने में तो अलग अलग हो लेकिन कार्य एक ही करता है, ठीक है। 43 नंबर दोस्तों कहता है आप अपने व्यवहार का एक उदाहरण दे जो यह बताता है कि आप पर्यावरण का मित्र हैं। क्या आप पर्यावरण का मित्र हैं? हाँ तो बताइए, उदाहरण दीजिए गो। तो देखिए लिखना है उत्तर में, मैं बाजार जाते समय खुद का थैला ले जाता हूँ। ये तो गलत बात है, हम नहीं देखें, ठीक है।
आप प्लास्टिक मिलाते हैं सामान को, बोलिएगा झूठ, ठीक है। तो थैला ले जाइए कीजिए, ताकि जो कम से कम प्रदूषण फैले। प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करता हूँ। प्लास्टिक एक अजैव निम्नीकरण, अजैव माने सर विघटित होबे नहीं करेगा, इसको बहुत साल लग जाता है, ठीक है। इसका विघटन नहीं होता है और यह प्रदूषण को, पर्यावरण को जो नुकसान भी पहुंचाता है। कितना प्यारा तरीका से लिखे हैं, ठीक है। ऐसा भाषा में लिखते हैं कि आपको समझ में आए, बिना समझाए वाला हम लोग भाषा ही नहीं लिखते हैं, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरह से एग्जाम में नंबर को लाएं, ठीक है। चलिए 44 नंबर दोस्तों कहता है चालक का प्रतिरोध को परिभाषित करें। चालक का प्रतिरोध किस कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। देखिए लिखना है किसी चालक के सिरों के बीच पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रभावित विद्युत धारा के समानुपाती को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। देखिए हम आपको बता चुके हैं दोस्तों कि जो विभवांतर होता है ये विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। उसका अनुपात का प्रतिरोध के चालक को चालक के प्रतिरोध कहते हैं। देखिए सिंपल से यहाँ पर हम लिखे हैं, जैसे कि चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, रो एल बाई ए, ठीक है। रो जो होता है, ठीक है, रो जो होता है वो होता है एल बाई ए के होता है बराबर, ठीक है। इस प्रकार से याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी बात लिखेंगे, यानी कि जो देखिए इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, ठीक है, इस पर एरिया पर, ठीक है। उसका बाद चालक के प्रकृति पर, ठीक है, और चालक के जो लंबाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार से लिखिएगा। चलिए 45 नंबर का था वोल्ट मीटर और अमीटर में 3 गो अंतर बताएं, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या है और अमीटर क्या है, अमीटर क्या है और वोल्ट मीटर क्या है, चलिए हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर और अमीटर में 3 अंतर निम्नलिखित है। पहला वो अमीटर जो है धारा मापता है, जबकि वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है, ठीक है। अमीटर क्या मापता है, तो विद्युत धारा मापता है, ठीक है, और वोल्ट मीटर क्या मापता है, विभवांतर को मापता है। अमीटर का प्रतिरोध कम होता है, जबकि वोल्ट मीटर का ज्यादा होता है, ठीक है। ज्यादा यहाँ पर लिख लीजिएगा, छूट गया, ठीक है। अमीटर दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए 46 नंबर दोस्तों कहता है थर्मित अभिक्रिया क्या, ठीक है। थर्मित अभिक्रिया क्या है, तो कुछ विस्थापन अभिक्रिया बहुत अधिक ऊष्माक्षेपी होती है, ठीक, ऊष्माक्षेपी होती है। उनसे इनसे उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कोई ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्माक्षेपी तो है, बहुत मात्रा में ऊष्मा निकलती है, तो जब ऊष्मा निकलेगा तो कोई भी वस्तु गल जाएगा। अब गलेगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मित अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो अभी तक हम लोग 46 प्रश्न, यानी कि हम लोग जो है 8-8-16 प्रश्नों को अभी देखें, जो कि अति लघुत्तरीय है, वेरी शॉर्ट का था, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जो आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, और ये शॉर्ट वाला तो आप देख ही लीजिएगा, इसमें अब तो समझा दिए हैं, उसके बाद रटने की तो कोई जरूरत की बात ही नहीं, ठीक है। लॉन्ग का दोस्तों आपको वीडियो आएगा, टेंशन मत लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पे दोस्तों पहली बार आए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कीजिए, तब तो आप वीडियो को देख पाएंगे, और जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को ये रखते हैं, ऑब्जेक्टिव का इंडस्क्रीन पर वीडियो हो रहा, तो वहां से क्लिक करके देख सकते हैं।